तो आधारभूत प्रमेय में हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कह रहा है ये आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी एक भाज्य संख्या p है, इसे हम लोग अभाज्य संख्या a1 इंटू a2 a3 इस तरह से an तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोई भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, एक 20 है, 20 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जिसे एक्चुअली अभाज्य गुणनखंड ही कहते हैं। ये क्या है, इसका सार क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना, यानी किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 20 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब किस किस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 2 गुना 5, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 10 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 होगा। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इसका ही गुणनफल ये 20 है। अर्थात ये 20 को हम लोग विभिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होता है। इसके अगर देखा जाए तो हम इस 20 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कोई भी लिखेगा, कभी भी लिखेगा, कहीं भी लिखेगा, तो ये ही आएगा 2 गुना 5। क्रम को छोड़ दिया जाए तो यानी कि 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं। यानी क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यह क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय होता है मतलब यूनिक होता है। इसको हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन, फिर भी यही आएगा। आप कीजिएगा फिर भी यही आएगा, आपका दोस्त करेगा फिर भी यही आएगा, कोई भी करे इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यही आएगा, यानी यूनिक आएगा। इसे हम निकालने सीखेंगे। तो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, उदाहरण लेते हैं 24 और 18 का। पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालिए, जो चैप्टर 1 में हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 24 का और 18 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके रखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ पर आइए, इसको भाग दीजिए 12, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 6, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुने 3। 8 का बगल में करके रखिए, 18 है, 18 करके रखिए, 2 से चलेगा 9, फिर 3 से चलेगा, 3 3 9। यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 कितना है, 3 है, यानी 2 पर पावर 3 गुना 3। यहाँ पर 2 है 1 और 3 है 2। तो एचसीएफ पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका है, इसमें जो मिला ये मैच किया, आपका ये मैच किया, तो जो मैच किया उसको आप एक बार लिखिए। यहाँ 2 मिला कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है,
और जो नहीं, जिसका कॉमन नहीं आया उसको भी आपको लिखना है। तो एलसीएम कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 36, सॉरी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दिया 72। ये आपका एलसीएम आ गया। और एलसीएम सॉरी एचसीएफ में जो कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखे। ये तो इस तरह से सीखे। हम यहाँ पर ये जो लिखे हैं इसकी मदद से हम आपको बताते हैं, तो आपको कॉमन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या हम लोग सीखेंगे कि जो हमको कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 3 मिला है। तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखिए, और 3 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखिए। क्या बोले फिर से देखिए, एलसीएम निकालने के लिए जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसके मैक्सिमम पावर्स को लिखना है, जो अधिकतम घात लेकर के बैठा है उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 2 पर देखिए मैक्सिमम घात किसमें, 3 में है, तो ये लिखिए 2, 3 का मैक्सिमम घात 2 है। तो इसको आप जब हल कीजिएगा तो ये 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर यह 3 3 9, तो 8 9 72। तो आपको यहाँ से भी आ जाएगा, या कभी कभी आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। अब आएंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर में न्यूनतम घात होगा, कॉमन फैक्टर में न्यूनतम घात होगा। एलसीएम में मैक्सिमम घात देखे थे और एचसीएफ में न्यूनतम घात देखना है। तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है ना, और 3 का मिनिमम घात कितना है, ये भी 1 है। तो इस तरह से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो हम 2 उदाहरण लिए थे, 24 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। 24 का अभाज्य गुणनखंड की ये हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखिए। 18 का ये आया, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखिए। अगर आप इस तरह नहीं लिखते हैं इसको भी, तो यहाँ से समझिए जो कॉमन आया उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, तो 2 और 3 को लिखिए। जो कॉमन नहीं आया, जो शेष बच गया, यहाँ से देखिए आपका ये शेष बच गया, ये शेष बच गया और ये शेष बच गया, इसको भी इधर लिख दिए। कॉमन को यहाँ लिखे ही थे, इसको इधर लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ में क्या था, जो कॉमन है उसी को गुना के रूप में लिखना है। अब शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग लिखे थे, शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादा मतलब इसमें आपको याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा कि मैक्सिमम घातों को लिखेंगे। जो कॉमन फैक्टर है उसका मैक्सिमम घातों को लिखेंगे। यहाँ 2 था कॉमन फैक्टर, तो 2 का मैक्सिमम घात 3 और 3 का मैक्सिमम घात 2 था, और इससे इसको गुना किया तो 72 आया। और एचसीएफ में लेना है मिनिमम घात। इसमें क्या बोले, महत्तम घात लेना है और इसमें न्यूनतम घात लेना है। चलिए अगला एक सूत्र होगा, इस सूत्र को याद रखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है उस संख्या के एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी 2 संख्या अगर ए और बी है तो ए बी बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला हमको याद रखना है। प्रश्न में कोई 3 मतलब डाटा दिया हुआ रहेगा हमको, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो पहला संख्या निकालने बोलेगा। दोनों संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालने बोलेगा। तो यहाँ से किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं वो डाटा के अनुसार, जो भी हमको निकालने के लिए बोला जाएगा।
तो इसमें अभी जो हम लोग उदाहरण लिए थे, इसी उदाहरण के मदद से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं कि दो संख्या है ए और बी, और इसका HCF आया था 6। अब कहेगा कि निम्नलिखित दिए हुए दो संख्याओं का HCF 6 है, तो उसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए गुना बी बटा ये निकालना है, तो HCF को नीचे रखना होगा। तो ए बी क्या है, 24 गुना 18 बटा 6, इसको यहाँ से भाग देंगे, 6 या 18, तो 24 या 72। मेरा एलसीएम इतना ही आया था पिछला उदाहरण में जो हम लोग देखे थे। उसी तरह से यह HCF अगर निकालने बोलेगा इस प्रश्न में, तो HCF का फॉर्मूला हो जाएगा ए गुना बी बटा एलसीएम। अगर इसको हम लोग यहाँ से मिटा दें, यहाँ पर प्रश्न में रहेगा कि एलसीएम है 72, तो HCF निकालिए। HCF क्या होगा, तो HCF का फॉर्मूला क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 × 18, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 72, तो 24 या 72, 6 या 18, देखिए 6 आ गया। इस तरह से जो भी हमको उसमें प्रश्न में डिमांड करेगा, हम उसी अनुसार से इस फार्मूला को मतलब ये करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और हमें उस आंसर मतलब प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। क्लास 10 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने बोल रहा है ना। पहला संख्या है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, और चौथा है 5005, और पाँचवा है 7429। यही प्रश्न दिया हुआ है 4, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे कि भाई इधर भाग देते हैं इसको, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भाग देना पड़ता है। सबसे पहले 2 से चलेगा, तो 2 से चलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 70 आ गया। फिर 2 से दीजिए, तो इसका आ गया 35 दूना 70। फिर 2 से चलेगा, नहीं चलेगा। 3 से चलेगा, नहीं चलेगा। 4 से, तो 4 से तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 4 से जांच नहीं करना, 4 से जांच करना मतलब वो 2 से ही चल चुका है पहले, इसलिए अभाज्य संख्याओं से हम लोग जांच करेंगे। 2 2, अब 3 से जांच कीजिए, 3 से होगा, 3 से भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से 5 से चलाइए इसको, तो 5 7 35। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखिए। इसको और शॉर्ट में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 है, 2 ठो है, 5 गुना 7। तो ये आपका फाइनली 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। उसी तरह से 156 को कीजिएगा। 156 को आप लीजिएगा तो 2 से चलेगा, क्योंकि सम संख्या है, 2 से भाग लग जाएगा। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर सम संख्या 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं चलेगा, 3 से चलेगा। 3 का 3, 3 तिया 9। अब आपका आगे नहीं चलेगा, क्योंकि 13 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। इसलिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, तो 2 2 बार आया है और 3 गुना 13। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। उसी तरह से आप अगला जो है 3825, इसको आप देखिए 2 से चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं चलेगा। 3 से जांच कीजिए,
3 से जांच करने का क्या नियम है कि सभी संख्या को जोड़ते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। 3 एका 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर देखिए क्या ये 3 से भाग लगेगा, 12 और 7 5 12, 12 और 24, जी बिल्कुल 3 से लग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पचे 15। अब क्या 3 से भाग लगेगा, देखिए जोड़ करके 4 और 2 6 और 5 11, नहीं लगेगा। 5 से देखिए, 5 से तो लग जाएगा, 5 5 8 40 और 2 बच गया, 25 25। फिर 5 से चलेगा, 17 25 85। 17 खुद आपका अभाज्य संख्या, इसलिए आगे नहीं देखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, यानी 5 स्क्वायर और 17। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख पाए। इसी तरह 5005 को हम लोग लिखिए, 2 से जाएगा नहीं, विषम संख्या है, नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 से जोड़ कर देखते हैं, 5 5 10, नहीं होगा, 3 से भाग नहीं लगता, इसलिए 3 से नहीं लगेगा। 5 से भाग लगना चाहिए क्योंकि 5 लास्ट में है। 5 एका 5 0 0, 5 एका 5। अब ये कितना से लगेगा आपको देखना होगा। 5 से तो हो गया, 7 से क्या लगेगा, 7 एका 7 3, 7 चौका 28, हाँ 7 से लग जाएगा। देखिए 7 एका 7, 3 बच गया, यहाँ 30 हो गया, 7 चौका 28, फिर 2 हो गया, तो 7 या 21। अब देखिए ये कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, नहीं लगेगा। तो 7 8 नहीं देखना है, 9 नहीं देखना है, 10 भी नहीं देखना है, क्योंकि लोग अभाज्य संख्या नहीं। 11 से देखिए, अब 11 एका 11 और 3 बचेगा, 11 तिया 33, बिल्कुल लग जाएगा। 11 एका 11 और 11 तिया 33। 13 खुद अभाज्य है, इसलिए आगे नहीं जांच करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसी तरह इस फॉर्म में ही रहेगा। आगे हम लोग इसको देखिए, कितना है, 7429। क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से जांच कीजिए, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 3 से नहीं भाग लगेगा। 5 से देखिए, 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये 5 0 या 5 नहीं है इकाई का अंक, इसलिए 5 से भाग नहीं लगेगा। 7 से, तो 7 से देख लेते हैं, 7 एका 7, 7 छक 42, नहीं, 7 से भी नहीं लगेगा। आगे देखिए 8 9 10 नहीं देखना। 11 से देखिए, 11 छक 66, बच गया यहाँ पर आपका 8 हो गया, 8 बच गया तो 82 हो गया। 7 77, 11 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 13 से देखिए, 13 पचे 65, यहाँ पर बच गया आपका 9, यानी 92 हो गया। 13 7 91, नहीं, 13 से भी नहीं लगेगा। 13 14 15 नहीं देखना है, 16 नहीं देखना है। अब 17 देखिए, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ पर 51 हो गया, तो 51 में कितना घट जाएगा, 74, 17 तिया 51 हुआ ना, इस तरह से, तो 3 और यहाँ से 2, नहीं, सॉरी 17 तिया 51, 17 चौक 68, 4 बार में चलाइए इसको, 17 चौक 68, 4 बार में चलेगा। तो यहाँ से घटाएंगे, 14 में 8 6 ये गया। अब आगे हो गया 62। तो अब आपको यहाँ 17 तिया 51 चलाना है। 51 माइनस करेंगे तो 1, और फिर यहाँ से 1, और यहाँ 9, 17 7 19 से, तो ये 17 से आपका जाएगा, 17 7 19 से। अब आगे देखिए, 17 से तो हम लोग कर चुके हैं, यहाँ 17 से जांच कीजिए, तो 17 दूनी 34, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 34 6 3 9 97। नहीं, ये 17 से नहीं जाएगा, 18 से नहीं चेक करना, 19 से, 19 दूनी 38, हाँ 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38। यहाँ पर आ गया आपका
5 तो 57, 19 तिया 57। तो आपको इस तरह से 17 गुना 9 गुना 23 इसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, चलिए हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। यानी दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या 26 और 91 है, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा है। और ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ, ये इसको जांच करना है, यानी ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो क्लास 10 में जिस विधि से हम लोग को बनाना है उसी विधि से हम लोग बना रहे हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का हो जाएगा 13 सत्ते 91, क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से देखना नहीं, 7 से करेंगे 13 सत्ते 91। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ में क्या बोले थे कि जो कॉमन है, कॉमन जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, उसके न्यूनतम घात को लेना। तो यहाँ पर तो 13 ही कॉमन है और इसका न्यूनतम घात भी 13 है, इसीलिए 1 है, इसलिए एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम में क्या बोले थे? मैक्सिमम घात को लेना है। जो नहीं मिला उसको ले लीजिए, जो कॉमन में नहीं उसको ले लीजिए, और जो कॉमन है उसके मैक्सिमम घात को लेना है। यानी 13 है तो बस 13 ही ले लेना है। इसको गुना कीजिएगा, 7 दूना 14 और 14 को 13 से गुना कीजिएगा, 14 42 और 14 और 4 18। इतना आ गया आपका एलसीएम। अब हमको जांच करना है। जांच क्या करना था कि हाँ, दो संख्या, और जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल इतना है या नहीं है, मतलब ये जांच करना है। तो देखिए ए बी पहले निकालेंगे। ए बी कितना है? 26 गुना 91। इसको गुना कीजिएगा, अगर ऐसे गुना आता है तो ठीक है, नहीं तो गुना कर लीजिए इधर। 6 का 6, 6 9 54, 2 9 दूना 18, ये 6 6 8 5 13, ये आ गया आपका इतना। अब एलसीएम इंटू एलसीएफ निकालिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13। इसको गुना कीजिएगा तो 13 दूना 26 और 13 ठे 74 से, यानी 104 और 2 106, बच गया 10, 13 और 10 23। तो यहाँ से क्या आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, इसलिए ए बी इंटू एलसीएम गुना एचसीएफ सत्यापित है ना। इस तरह से सत्यापित हो गया कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर है उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में इसी तरीके से बनाना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का और भी बहुत सारा विधि है, फिर हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ेंगे और परीक्षा में जो प्रश्न आएगा और उसको जो हम लोग हल करेंगे तो इसी विधि से हल करना है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग इधर आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले 2 से कीजिए, 2 दूना 4, 1 हो गया, 2 पंचे 10 और फिर 1 चला गया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देखिए 5 5 10 दोबारा, हाँ 3 से जाएगा, तो 3 से कीजिए, 3 8 24, 3 5 15। 3 से जाएगा, 8 5 13, 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 3 नहीं चलेगा। 5 से चलिए, 17 5 85। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 को भी कर लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो इधर बगल में 2 चौक 8 और बच गया 1 6, फिर 2 से जाएगा 2 3। तो इस प्रकार से आपका
2 गुना 23 आ गया, है ना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा। पहले एलसीएम के बारे में सोच लेते हैं, या जिसके बारे में सोचना है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग इसको तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 23। एलसीएम में क्या था कि जो कॉमन फैक्टर है उसको पहले लिखिए, या कॉमन फैक्टर जो नहीं है उसको लिखिए, जिसको भी लिखना है। तो चलिए जो कॉमन फैक्टर पहले नहीं है उसको लिखते हैं। देखिए 3, 5, 17 और 23, 3, 5, 17 और 23 ये कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर 2 था, तो 2 का मैक्सिमम घात कितना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम घात को लिखिए, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिएगा, या नहीं होगा तभी कर लेंगे हम लोग। और एचसीएफ में कितना है, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। तो इसमें जो मिनिमम रहेगा घात मिनिमम कितना है, 2, इसलिए इसका 2 आंसर हो गया। अब आपको इस पर बैठाना है और जांच करना है कि ये सही है या नहीं है। तो पहले a गुना b कीजिए। a गुना b कितना हो जाएगा, 510 गुना 92। इसको गुना कीजिए, अगर गुना नहीं हो रहा है तो इधर गुना करके लिखिए। 92 गुना 51 करते हैं, क्योंकि 0 बाद में बैठा लेंगे। 2 1 2 और 92, 5 दूना 10 और 9 5 45 और 1 46, 2 9 6 4 और 1 0 आ जाएगा, यानी इसका हो गया इतना। उसी तरह एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिए। एलसीएम कितना है, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 2 गुना 2, ये 2 पर पावर है, 2 गुना 2। और एचसीएफ कितना है, फिर 2 है। तो आप इसको गुना कीजिएगा। चलिए इसको गुना करते हैं। तो 5 दूना 10 हो गया, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 तिया 120। चलिए 120 हम यहाँ लिख के रखते हैं, और इसको गुना कीजिए दोनों को। 70 तिया 51, 51 का 1 हो जाएगा, 70 तिया 51 और 70 दूनी 34 और 5 39 और 120 है, इधर 120 था ना। तो चलिए 12 1 शून्य हम यहाँ लगा के रखते हैं। 12 से गुना कीजिए, 12 1 का 12 बच गया 1, 12 9 78 से और 1 9 हो गया, यानी 109 बच गया 10, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 10 46। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, इसलिए ए बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस तरीका तुम पागल है जैसा करती है जरूर। सो तुम्हें कौन चीज़ होने लगता है दिन भर, तो बोल नहीं सकते मुझसे ठक 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 ठक। इतना तभी से बुला रहे, सुनाई नहीं। अभी देख तुम